नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान, यूपी प्राइम न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सजग है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण मार्गों के सुधार के लिए तेजी से अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा है कि जहां भी मार्गों की मरम्मत की जरूरत है तुरंत उसकी मरम्मत कराई जाए। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि धनराशि संबंधित परियोजनाओं के लिए जारी कर दी गई है और उस पर जल्द निर्धारित मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्वक काम शुरू कर दिया जाए। डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, एक बार आपको विस्तार से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर जरूरत है, जहां मार्ग टूटे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें तुरंत दुरुस्त कराया जाए, परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाए। अच्छा काम करने वाले इंजीनियरों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को माफ नहीं किया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शहीद जवानों के घर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम ने कही है। जय हिंद वीर पथ योजना के तहत सड़कों का निर्माण हो, वहीं ग्रामीण मार्गों के सुधार के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। धनराशि जो चाहिए थी वो आवंटित कर दी गई है, लेकिन जो भी जरूरत है वो तमाम जरूरतों को पूरा करके जल्द से जल्द काम का निपटारा किया जाए और कोताही काम में बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। ये तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सैयद जफर इस्लाम को निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में सैयद जफर इस्लाम के प्रतिनिधि ने उनका निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जिस सीट पर उन्हें चुना गया है वो सांसद अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी और सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के 7वें मुस्लिम सांसद हैं और वो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है और कोरोना नियंत्रण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को डोर टू डोर सर्वे करके बता दें कि कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ट्रेसिंग के काम को प्रभावी ढंग से संचालित करने का भी निर्देश दिया है। इसी को लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सरकार के कामकाज का बखान किया और जानकारी दी। सभी अधिकारी और जो भी स्टाफ सेक्शंस में है वो टाइम से रहे। साथ ही साथ जिले के जिलाधिकारियों, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी, डिवीजन में कमिश्नर, वो भी अपने कार्यालय में रहें और जन शिकायतों का जो है लोगों की सुनवाई करें। वरिष्ठ अधिकारियों को उनका द्वारा ये भी निर्देश है कि जो डायरेक्टरेट्स हैं, जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, उनका निरीक्षण सुबह अकस्मात करते हुए उपस्थिति जरूर इंश्योर की जाए। कोविड-19 के संबंध में डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल ट्रेसिंग के और प्रभावी करने और आईसीयू बेड्स को बढ़ाने का निर्देश दिया। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का समुचित उपचार और जीवन रक्षा के लिए सर्वेलेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी निर्देश दिया। अक्सर ये देखा जा रहा है कि अस्पतालों में बहुत कम ऑक्सीजन पर डायरेक्ट पेशेंट्स की एंट्री हो रही है, यानी पेशेंट को बुखार आया, बुखार आने के बाद भी घर से नहीं निकले और जब बहुत बुखार आने के बाद सांस चलने लगी और सांस में दिक्कत होने लगी तभी पेशेंट को लाया गया। ये उचित नहीं है। जो भी पेशेंट जरा भी बुखार का लक्षण हो, जरा भी सांस लेने में दिक्कत हो, तुरंत फोन करके एम्बुलेंस बुलाकर और कंट्रोल सेंटर को फोन करके तुरंत भर्ती होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि व्यक्तियों की तुरंत समुचित इलाज हो सके और उनको किसी भी रूप में कहीं भी उनकी जो है उनके जीवन पर कोई असर ना आए। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष टीम्स गठित की है। अपर मुख्य सचिव
मेडिकल एजुकेशन, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को कहा है कि वो कानपुर और प्रयागराज का विशेष दौरा करें और वहाँ की समस्याओं को खुद देखकर उनका समाधान भी करें। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा 5 तारीख को कानपुर नगर जाएंगे और पंचायती राज जो है लखनऊ की भी समीक्षा करेंगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य भी लखनऊ की समीक्षा करेंगे। लखनऊ में जो नया एक कोविड अस्पताल बन रहा है, 7 तारीख को अपराह्न माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और गोरखपुर में 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर जो है अस्पताल का शुभारंभ सुनिश्चित कराएंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि लखनऊ की टीम के साथ कुलपति केजीएमयू और निदेशक एसजीपीजीआई भी साथ में समीक्षा करेंगे। कानपुर और लखनऊ प्रदेश में सबसे बड़े शहर हैं, इनको एक चैलेंज के रूप में देखते हुए यहाँ के संक्रमण के भार को नियंत्रित करने पर समीक्षा कर कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर नगर की समीक्षा करने वाली टीम के लिए प्रयागराज जाने के लिए भी कहा है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। जेल में संक्रमण न हो, विशेष रूप से निर्देश डीजी जेल साहब को दिए गए हैं कि नो टच पॉलिसी होनी चाहिए और जो भी जेल में वहाँ पर कैदी है, जो भी जेल में लोग हैं, उनको जो है अगर बाहर जाते हैं तो अंदर आने से पहले अस्थाई जेल में एक बार टेस्ट करके तभी अंदर भेजा जाए और जेल के जो कर्मी हैं उनकी भी जेल के अंदर जाने से पहले टेस्टिंग की जाए। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,193 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 58,595 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 1,90,818 हो गई है। तो इस समय रिकवरी का प्रतिशत 75.37% है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,762 लोगों की मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का इस समय 1.48% है, जो राष्ट्रीय CFR से कम है। कल प्रदेश में 1,46,601 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 61,96,994 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो देश में सर्वाधिक है। पूल सैंपल के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 3,283 पूल लगे थे, जिनमें 360 में पॉजिटिविटी पाई गई और 10-10 सैंपल के 296 पूल लगे थे, जिनमें 26 में पॉजिटिविटी पाई गई। कुल जो एक्टिव केसेस हैं 58,595, इनमें से 30,084 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात वो अपने घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ऐसे लोग जो लक्षण विहीन होते हैं और जिनके घरों पर यह व्यवस्था होती है कि वो अपने आप को अपने परिवार से पृथक आइसोलेट कर सकें, अर्थात उनके पास अलग कमरा हो और अलग शौचालय हो, वैसे लोग घर पर रह के भी अगर लक्षण विहीन हैं तो स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। इस समय 30,084 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अब तक कुल मिलाकर के 1,15,194 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और जिनमें से 85,110 का होम आइसोलेशन का पीरियड समाप्त हो चुका है, अर्थात 73.88% लोग होम आइसोलेशन की अवधि अपनी पूर्ण कर चुके हैं। जो कुल संक्रमण इस समय है, अभी तक जो हुआ है, उसमें से 0 से 20
आयु वर्ग के 14.12% लोगों में संक्रमण देखा गया। आम आदमी पार्टी यूपी की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह यूपी में डेरा जमाए हुए हैं, जहां वो संगठन को तो मजबूत कर ही रहे हैं, साथ ही प्रदेश में जनता के मुद्दे को लेकर भी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक और डीएम के बीच घोटाले पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जिसको लेकर संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्राइम न्यूज से बात करते हुए संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाजपा विधायक देवमणि दुबे के पत्र के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है कि जिस तरह से कोरोना काल में डीएम सुल्तानपुर ने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको लेकर अभी आम आदमी पार्टी के जो आप सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी पीसी की है। सर, ये जो पत्र एक आया है देवमणि दुबे की तरफ से, उसके पहले भी कई सारे उनके पत्र आ चुके हैं, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन अभी जो आपने खुलासा किया है उस खुलासे के बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो वो दोनों बिल लेते आओ भाई। पहली बात तो ये कि ये शमशान में दलाली खाने की कार्रवाई है योगी सरकार की। लोग कोरोना काल में मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है, शमशान में लाशें बिछी हुई हैं और सरकार भ्रष्टाचार करने में डूबी हुई है। शर्म नहीं आती योगी सरकार को? तो ये जिस प्रकार 2G घोटाला हुआ, जिस प्रकार CWG का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, उसी प्रकार ये कोरोना के नाम पर एक महा घोटाला है। और क्यों है मैं बता रहा हूं आपको। ये ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर 2800 रुपए की जगह 9,950 रुपए में खरीदा गया। और ये मामला सिर्फ सुल्तानपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप देखिए, ऑनलाइन प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो 800 रुपए में ऑक्सीमीटर है और 1799 रुपए में थर्मोमीटर है। अब मैं आपको बिल दिखाता हूं, वो दोनों बिल लाइए भाई। अब मैंने आज 2 सामान खुद से खरीदा। मैंने कहा भाई देखते हैं ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर कितने में मिलता है। तो ये जो है 320 रुपए में तो ऑक्सीमीटर मिला है, बिल है इसका। और दूसरा ये 1600 रुपए में थर्मोमीटर मिला है। इसको खोल के दिखाओ भाई, नहीं तो कहेंगे खाली डिब्बा दिखा दिया। ये 1600 रुपए में थर्मोमीटर मिला है। तो कितना पैसा हो गया? 1920 रुपए। चलिए, शासन कह रहा है 2800 रुपए में खरीदिए, उतना तक समझ में आता है। आप इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2 सामान की खरीद में 9,950 रुपए का भुगतान कर रही है सरकार, यानी आपदा में भी अवसर तलाश रही है। तो ये थे संजय सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल के दौरान लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो मामले हैं लगभग हर जिले में हैं और हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी जांच होना बहुत ही जरूरी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज। आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खां ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और करीबियों पर एक के बाद एक रामपुर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित किसानों की जमीनों पर कब्जा करने के 27 मामले में रामपुर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे का नाम भी शामिल है। रामपुर पुलिस ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जो किसानों की ज़मीनें ली गई थी उससे संबंधित मुकदमों में 27 मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किया है। ये आरोप पत्र जौहर विश्वविद्यालय के जो ट्रस्टी लोग हैं उन 9 लोगों के खिलाफ आज माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है। इनमें मुख्य रूप से श्रीमती तंजीम फातिमा, श्री नसीर अहमद जो कि दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, अब्दुल्ला आजम खां, उनके भाई अदीब आजम खां और कुछ अन्य लोग हैं। इस तरह से 9 लोगों के खिलाफ 27 मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। तो ये कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और मोदी लहर के बाद वोटरों के साथ ही नहीं, नई पीढ़ी भी कांग्रेस से दूर जा छिटकी है और वहीं बंजर
नजर आ रही भविष्य की जमीन को सुधारने के लिए कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने अब नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए नया तरीका अपनाया है। प्रयास है कि सामान्य ज्ञान के बहाने स्कूल कॉलेज के छात्रों को कांग्रेस शासनकाल में हुए कामकाज के बारे में पढ़ाया जाए, उन्हें रटाया जाए और फिर प्रतियोगिता में यही जवाब देने वाले विजेताओं को सम्मानित किया जाए। संगठन को मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस ने पिछले साल भी किया था। इस बार फिर वही प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को होने जा रही है। इस आयोजन को लेकर पार्टी खासी गंभीर है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके जरिए वोटर बनने के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में हर तरफ नजर आ रहे मोदी प्रभाव से इतर उसे समझाया जाए कि इससे ज्यादा अच्छे और जनहित के काम कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करती रही है। हमने बचपन में पढ़ा है और देखा भी है। कहते थे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, उनकी यादों में बाकी यही निशान होगी। राजीव गांधी जी के नाम पर ये जितने भी हमारे भारत रत्न रहे हों, फ्रीडम फाइटर रहे हों या विविध प्रकार के हमारे सेनानी रहे हों, कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर कार्यक्रम आयोजित करती रही है। राजीव गांधी जी ने देश को कंप्यूटर क्रांति दी, मताधिकार का प्रयोग 30 साल से करके चुनाव लड़ने के लिए 21 साल किया और 18 साल की उम्र में लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। इन तमाम चीजों से देश और प्रदेश अवगत हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। प्रतियोगिता के लिए सवाल तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें 75% सवाल कांग्रेस और कांग्रेस शासनकाल से ही जुड़े होंगे। मसलन प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यूपीए सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्या बड़े फैसले हुए। क्योंकि प्रतियोगिता राजीव गांधी के नाम है, इसलिए सूचना क्रांति, मतदान के अधिकार और शादी की न्यूनतम आयु तय करने जैसे फैसलों पर भी सवाल होंगे। प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान की नजर आए, इसलिए 25% सवालों में अन्य सवालों के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव से भी जुड़े सवाल होंगे। कांग्रेसी एमएलसी का दावा है कि पहले भी ये प्रतियोगिता हो चुकी है। पहले अमेठी और रायबरेली में भी होती रही है, अब ये पूरे प्रदेश में होगी। पिछली बार काफी संख्या में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बार उम्मीद है इस लॉकडाउन के समय में जिस तरह से वर्चुअल माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित होगी, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता हमेशा अमेठी और रायबरेली में होती रही है और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। जिस तरह से आज हमारे देश में, प्रदेश में इतिहास को मिटाने की बात होती है, हमारे फ्रीडम फाइटर के जो कार्य थे राष्ट्रहित के, उसे गुमराह करने की बात होती है। कांग्रेस पार्टी की यह श्रृंखला आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी को यादों के रूप में संजो रखेगी और ये प्रतियोगिता बड़ी कारगर होगी, जिसे कांग्रेस पार्टी अब हर वर्ष आयोजित करती रहेगी। कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, इसलिए प्रतियोगिता कराने में चुनौती भी सामने है। ऐसे में कांग्रेस ने वर्तमान और पूर्व विधायक और सांसदों के साथ संगठन के लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस इस प्रतियोगिता के जरिए नई पीढ़ी को साधने में जुटी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस युवाओं के बीच पैठ जमाने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। कांग्रेस का मानना है इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के जरिए बड़े पैमाने पर यूथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। साथ ही मकसद ये भी है कि कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए कार्यों की उपलब्धियां या कार्यों की जानकारी भी आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। खबर श्रावस्ती से आ रही है। श्रावस्ती के गिलौला मोहम्मदपुर में आज थाने के लॉकअप में युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 7 दिन पहले एक जमीन के विवाद के चलते पुलिस युवक की पकड़ में लाई थी और 7 दिन तक उसे प्रताड़ित करती रही। जब परिजन उसे छुड़ाने के लिए थाने गए तो पुलिस ने परिजनों बता दें कि पुलिस परिजनों से 2 लाख रुपए की मांग करते थे। परिजनों का आरोप है कि पैसा न मिलने पर पुलिस ने उनके बेटे को लॉकअप में ही मार दिया। जिसके बाद परिजनों ने थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं एसपी ने कोतवाल को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं।
मंशा तो वो आप जानते हैं कि माननीय विधायक जी पता नहीं क्यों ऐसे लिखे हैं। हमेशा शासन के निर्देश अनुसार यहाँ बहुत ईमानदारी से हमने काम किया है और पता नहीं उनका क्या ऐसे इश्यू है, तो ये शासन से हम अवगत कराएंगे और माननीय विधायक दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करा सकती हूँ यहाँ पर। ये बिल्कुल असत्य है और कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ है। तो इसके अलावा मेरे पास सारा फैक्ट्स है, जीओस है और वो सबको पूरा जो जांच पड़ताल करके विस्तार जो आज्ञा है जो शासन को उपलब्ध कराना है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्रावस्ती के गिलौला मोहम्मदपुर में आज थाने के लॉकअप में युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 7 दिन पहले एक जमीन के विवाद के चलते पुलिस युवक को पकड़ ले गई थी और 7 दिन तक उसे प्रताड़ित करती रही। जब परिजन उसे छुड़ाने के लिए थाने जाते हैं तो पुलिस परिजनों से 2 लाख रुपए की मांग करती है। परिजनों का आरोप है कि पैसा न मिलने पर पुलिस ने उनके बेटे को लॉकअप में ही मार दिया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं एसपी ने कोतवाल को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। लड़का गली के बारे में झगड़ा हुआ, शुरू से मुहारा रहा, दरवाजा रहा बंद कराए, खड़ंजा लागा था, आधी दूर प्रधान लगाए दी तक बंद की, फिर उसके बाद में टंडिया लाग रहा तक खे मुहारे के रखे थे। लड़का रात गए तो बने हाँके गवा वहाँ पकड़ खींच लगे शर्मा गई कहीं रही बारे में बिटिया फंसाए दी से बंद तक वहाँ से रिपोर्ट की रात का ना गए, फिर सवेरा समकम हो गए गए गाँव लागे तब आए तब रिपोर्ट की उनका भाई के रिचन तब यहाँ लेकर आए बिटिया कहीं बिटिया कहीं यहाँ लिहा रहे तक यहाँ पुलिस गए तब पकड़ लेकर रिपोर्ट की तब छिड़े फंसाए तब 4 रोज पहन ये राखे रहे। एक लड़का पकड़ लाए तब उसका छोड़ दिए, तीसरे रोज पहन रुपया मांगे तब 12,000 रुपया दी, तब एक कहन छोड़ी तब एक का बंद कर ली, तब फिर मांगे 50,000 तब 50 पहन सब दे कटल वतन बीच भैंस बिकाए का और 3 लाख रुपया देकर रात का अर्जी पूर्वा पड़ता है थाना गिलौला अंतर्गत। यहाँ पे एक वाजिद अली नाम का एक व्यक्ति है जिसको थाने पे था और इसने आज जो है थाने पे जो बाथरूम है वहाँ पे जा करके इंस्पेक्टर का कहना है कि जब उसको खोला गया बहुत देर तक वो बाथरूम से नहीं निकला तो रस्सी पे लटका हुआ था। इस संबंध में मुझे ये भी बताना है कि ये इस युवक के ऊपर एक SC ST और 354 का मुकदमा कुछ दिन पहले लिखवाया गया था, उसी सिलसिले में इसको थाने लाया गया था। इस पूरे प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। जो भी हमारे इंस्पेक्टर हैं जो उस समय तत्कालीन पोस्ट थे उनको जो है निलंबित कर दिया गया है और परिवार वालों के जो भी तहरीराती है उस पर हम मुकदमा दर्ज करेंगे और इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी होगी और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद में आज से सर्वे शुरू हो गया है। गाजियाबाद में 5 दिनों तक 10 अलग अलग पॉइंट बनाकर ये सर्वे किया जाएगा। मेडिकल स्टाफ की टीमें जनता का सैंपल ले रही है। विजयनगर इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों का सैंपल लेना भी शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में कुल 1444 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। इसके बाद ये पता चल पाएगा कि जिले में संक्रमण कितना ज्यादा फैल चुका है। सबको कराना चाहिए, जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द टेस्ट कराएं अपना, ताकि और ना फैले। सरकार जिस तरीके टेस्ट करा रही है सही है ये? हाँ ये सही है और इससे मतलब थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टेस्ट हो पा रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए केस पूरे नहीं आ पा रहे हैं अभी तक। अच्छा, जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों की तादादें बढ़ती जा रही है कोरोना पॉजिटिव की, तो वो टेस्ट के बाद पकड़ में आएंगे? पकड़ के लिए मुझे नहीं लगता आ पाएंगे क्योंकि जैसे लॉकडाउन लगा था उस तरीके से लग नहीं पा रहा है। सैटरडे संडे लॉकडाउन था लेकिन उसके बाद भी मार्केट लगती है, लोग ऐसे ही जाते जाते रहते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। मतलब सरकार ठीक कर रही है, टेस्टिंग करा रही है, इस तरीके टेस्टिंग ही हो पा रही है, बाकी लॉकडाउन थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पर क्वारंटाइन कर रहे हैं, वो टेस्ट कराने आए हैं। टेस्ट कराने आए हैं, तो किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं? मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। पहली बार आए हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं? लगभग ये जितने लाइन में अभी हमारे सामने, तो मैं ज़्यादा देर से नहीं आई, आधा घंटा 1 घंटा हुआ। सरकार सुविधा दे रही है, संतुष्ट है उसके? हाँ वो तो सही है, दे रही है, ठीक ही है, मतलब ठीक करा रही है लोगों का। हाँ। अयोध्या जिला सहकारी बैंक में कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए सहकारी बैंक का उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी बैंक में विलय करने की मांग की है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2018 में जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में विलय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। IIM लखनऊ के प्रोफेसर विकास श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में मर्जर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। इस
कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी सितंबर 2019 में सरकार को भेज दी थी, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से लगभग 11 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। ये संपूर्ण जिला सहकारी बैंकों को विलय कर एक बृहद जिला सहकारी बैंक बना के यूपी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में मर्जर करने की योजना थी, जिसको क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया। कमेटी गठित हुई। श्री विकास श्रीवास्तव प्रोफेसर IIM हैं, उनके अध्यक्षता में कमेटी गठित हो गई। कमेटी ने सितंबर 19 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी शासन को। 11 महीने से रिपोर्ट शासन में पेंडिंग है। यूपी प्राइम में आगे बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी के पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र में किशोरी की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर मोहिदीपुर गांव में आरोपी ने किशोरी की रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के खाजीवाला में शातिर बदमाश अबरार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपराधी की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को कुर्क कर लिया है। अपराधी अबरार के घर की कीमत 10 लाख आकी गई है और अबरार के खिलाफ संगीन धाराओं में कई केस दर्ज हैं। फिलहाल बदमाश अभी भी फरार है। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।